नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ दीक्षा गौतम। देवभूमि उत्तराखंड अपनी खूबसूरत वादियों से देश दुनिया के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। केवल तीर्थाटन पर्यटन ही नहीं बल्कि फिल्म शूटिंग के लिए भी एक बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में साबित हुआ है। यही वजह है कि यहाँ पर कई सारी बड़ी फिल्मों की शूटिंग होती है और वेब सीरीज में अक्सर आप ऋषिकेश और हरिद्वार के गंगा घाटों को देख सकते हैं। यहाँ के कलाकार उत्तराखंड की संस्कृति को संजोने और आगे बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन वो भी कई सारी चुनौतियों का सामना करते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बात करेंगे हमारे खास मेहमान राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर अनुज जोशी जी से हमारे खास कार्यक्रम आपकी बात संवाद 365 के साथ। उत्तराखंड की संस्कृति और बोलियों की अपनी अलग विशेषता है। बदलते दौर के साथ पहाड़ के परिवेश पे अंतर आ गया है और इसका असर पहाड़ की संस्कृति पर भी दिख रहा है। लोग अपनी बोली भाषा से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में अपनी गढ़वाली कुमाऊनी बोली को बचाने के लिए हिंदी फिल्म जगत को छोड़कर वापस अपने प्रदेश लौटकर आए फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर अनुज जोशी ने गिरती गढ़वाली फिल्म इंडस्ट्री को उस दौर में संभाला जब लोगों को फिल्मों में दिलचस्पी नहीं हुआ करती थी और ना ही सरकार से कोई मदद मिलती थी। मेरा गो मारे, मेरा गो मारे। सिनेमा घर में एक फिल्म देखकर खुद की एक फिल्म बनाने के सपने से शुरू हुए उनके सफर में उन्होंने मुंबई में फिल्म निर्देशन की तालीम ली। मुंबई में रहकर अनुज ने कसौटी जिंदगी की, डीडी मेट्रो के लिए भाभी माँ, एक्स जोन, जी टीवी के लिए बाबुल की दुआएं लेती जा जैसे टीवी सीरियल्स और बड़ी बड़ी फिल्मों का निर्देशन किया। लेकिन सालों तक मुंबई में काम करने के बाद उन्हें पहाड़ों का प्रेम उत्तराखंड वापस ले आया और अनुज ने पहाड़ के सामाजिक मुद्दों के साथ साथ गढ़वाली बोली की चिंताजनक स्थिति पर कई पहाड़ी फिल्में बनाई हैं। उन्होंने याद आली टिहरी, तेरी सौ, मेरू गांव, हत्या, मन स्वर्ग, कब खुलली रात, कभी तो होली सुबेर जैसी फिल्में बनाई। लेकिन सरकार से ज्यादा मदद न मिलने पर अनुज को शिकायतें हैं। इसके अलावा उत्तराखंड की फिल्म इंडस्ट्री और संस्कृति विभाग पर लगते आरोपों पर क्या कहते हैं अनुज जोशी, सुनिए आपकी बात संवाद 365 के साथ। सर, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपने काफ़ी सारा काम किया है मुंबई में और फिर पहाड़ी फिल्में भी आपने बनाई हैं। किस तरीके से देखते हैं आप अपनी जर्नी को सर? नहीं, मैं मुंबई गया था सिर्फ काम सीखने के लिए गया था। मुझे डायरेक्टर बनना था और बचपन से ख्वाब था और कई बड़ी फिल्मों में मैंने और कई बड़े टेलीविज़न सीरियल में काम किया। कई फिल्मों में असिस्टेंट रहा, चीफ असिस्टेंट रहा। जैसे हम दिल दे चुके सनम में मैं चीफ असिस्टेंट था। उसके बाद मैंने कुछ सीरियल डायरेक्ट किए। एक भाभी माँ आता था डीडी मेट्रो पे, या बाद में कसौटी ज़िंदगी बहुत पॉपुलर हुआ। तो ऐसा कुछ हो नहीं, मुझे शौक़ था सिर्फ फिल्मों का और बाद में मुझे लगा कि हिंदी तो सभी बनाएंगे और गढ़वाली तो मैं ही बनाऊंगा। तो इसलिए मैं एक अपनी मातृभाषा से थोड़ा सा लगाव था, तो इसलिए बॉलीवुड छोड़ के यहाँ आ गया। सर, आपके अंदर ये जो लेखक हैं आप और निर्देशन में आपकी रुचि है, तो कब से आपको ऐसा लगा कि आपको यही करना है? जब मैंने पहली फिल्म देखी ज़िंदगी में, मैं बच्चा था, 6th में पढ़ता था और पहली बार मैंने सिनेमा हॉल में कोई फिल्म देखी और बड़ा अच्छा लगा। उतना जानता नहीं था होता क्या है, तो उसी पल डिसीजन लिया था कि मैं बड़े होके फिल्म बनाऊंगा। ये नहीं पता था डायरेक्टर बनूंगा, क्या डायरेक्टर वगैरह जानता भी नहीं था, बस बड़े होकर फिल्म बनाऊंगा, ऐसा ही कुछ बनाऊंगा। जी, आपका बचपन कहाँ बीता सर? किस तरह से आपकी परवरिश हुई? देहरादून के पास एक छोटा टाउन है विकास नगर, तो वहीं मेरी पढ़ाई हुई। वहीं मतलब अप टू 12th और वहीं मैंने स्कूल्स में नाटक करते करते इस तरह से ये अपना टेस्ट डेवलप किया। वहीं के सिनेमा हॉल में फ़िल्म देखकर मैंने सोचा कि फिल्म डायरेक्टर बनूंगा या फिल्में बनाऊंगा। तो आप बचपन में नाटक भी किया करते थे? हाँ, स्कूल्स में मैं करता था। तो कभी एक्टिंग का आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं एक्टिंग ही, ऑब्वियसली जब स्कूल्स में होते तो एक्टिंग ही करता है आदमी, लेकिन जब
ट्वेल्थ तक मैं ये समझ चुका था कि मेरी जो फिजिक है, मेरा जो चेहरा मोहरा है, वो किसी हीरो के लिए है नहीं, और हीरो से कम तो कुछ एक्सेप्टेड होता नहीं है। और पहले से ही बचपन में जब पहली बार मैंने फिल्म देखी थी तो मन में ये नहीं आया था कि मैं उसमें पर्दे पे आऊँ, ये इशू नहीं था। उस वक्त भी यही था कि ऐसा कुछ बनाऊँगा। तो अंदर से बचपन से एक स्टोरी टेलर था जो धीरे धीरे डेवलप हो गया। तो आपकी पहली फिल्म की स्टोरी कैसे आया और वो पर्दे पर कैसे उतरी सर, उसकी कहानी? कुछ ऐसा हुआ था कि जब मैं बड़ा हो रहा था तो गढ़वाली सिनेमा शुरू हो गया था और घर में बहुत पॉपुलर फिल्म हो रही थी। उसके बाद मैं देख रहा था कि कुछ फिल्में आ रही थी, उनका हल्ला हो रहा था पर उतनी चल नहीं रही थी। तो मैं शायद 10th या 11th में था, तब मैंने सोचा था कि मैं गढ़वाली फिल्म बनाऊँगा। तो मैं एक सब्जेक्ट डेवलप करने लगा। मुझे लगा कि जो फिल्में बन रही हैं उनमें ये सब नहीं है, और मैंने एक सब्जेक्ट डेवलप किया। ये बात है 88-89 की, और उसका टाइटल भी रखा तेरी सौ के नाम से, और मैंने कहा ये फिल्म बनाऊंगा। और मैंने उसके लिए ऐसे ही सोचते सोचते बहुत कुछ लिखा, एक लव स्टोरी लिखी। लेकिन तब तक 94 में मुजफ्फरनगर कांड हो गया, उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था। तो उस वक्त मुझे लगा कि नहीं, सबसे ज़रूरी है मुजफ्फरनगर कांड। तो मैंने उस कहानी में मुजफ्फरनगर कांड को इन्वॉल्व किया, और ये सपना देखा कि जब कभी डायरेक्टर बन जाऊंगा और मेरे पास पैसा होगा तो मैं फिल्म बनाऊंगा। तो 94 के बाद मैं मुंबई चला गया और बाइक में। तो इस तरह से वो कहानी में पहली फिल्म जो थी वो डेवलप कर चुका था बहुत पहले। अच्छा, तो उसके बाद? जब मैं मुंबई गया, वहाँ डायरेक्टर बन गया, थोड़ा पैसा भी हो गया, तो वापस आया और उसी कहानी पर दोबारा फिल्म बनाई। फिर मैंने पहली फिल्म जो बनाई गढ़वाली में, तेरी सौ। आपने उस दौर में फ़िल्म बनाना शुरू किया जब सरकार से मदद नहीं मिलती थी, काफ़ी मुश्किलात होती थी शूटिंग करने में, और अब फिल्में बन रही हैं, लगातार फिल्में बन रही है। तो क्या लगता है जो सरकार मदद दे रही है अब फिल्म बनने में, वो काफ़ी है? नहीं, काफ़ी नहीं है। सरकार का पैमाना परफेक्ट नहीं है। सबसे बड़ी बात, सरकारी अधिकारी पूछते ही नहीं हैं उन लोगों से जो सच में सीरियसली फिल्म बनाते हैं कि उन्हें क्या दिक्कत है और हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे उनके पैमाने हिंदी और उत्तराखंडी भाषाओं, गढ़वाली कुमाऊनी के लिए सेम है, जो होना ही नहीं चाहिए। हिंदी में कमर्शियल पर्पज़ के लिए फिल्म बनती है। जो भी फिल्म बनेगी वो उसका पर्पज़ कमर्शियली होता है कि 100 लगाया तो 200-300 आएगा। गढ़वाली में अभी आदमी जो भी फिल्म बना रहा है या कुमाऊनी में बना रहा है, वो अपनी सबसे पहले अपनी मातृभाषा से लगाव के लिए बना रहा होता है। तो उसका कमर्शियल इतना न तो उसकी अभी फिजिबिलिटी है, कोशिश करे तो हो सकती है, और तो उन दोनों के पैमाने अलग होने चाहिए। तो सरकार की तरफ से अभी भी इस वे में सपोर्ट नहीं है कि हाँ, ये हमारी गढ़वाली भाषा के लिए कुछ करते हैं, हमारी कुमाऊनी भाषा के लिए कुछ करते हैं, जो सरकार भी नहीं कर पाती। तो उस वे में सपोर्ट अभी नहीं है। किस तरीके से वो सपोर्ट होना चाहिए सर? दो बड़े तरीके थे। सबसे पहले तो सब्सिडी अभी उन्होंने 30% दे रहे हैं, बल्कि 25% है वो ऑफिशियली तो, और उसको एक तो 50% कर सकते, कई जगह है, रीजनल सिनेमा के लिए कई जगह है। उसमें भी वो क्वालिटी वाइज कर सकते हैं। जैसे कई स्टेट्स में है कि अब ये नहीं है कि किसी ने एक अच्छी समझ से अच्छा पैसा लगाकर कोई फिल्म बनाई और किसी ने सिर्फ सब्सिडी के लिए बहुत ख़राब फिल्म बनाई, ना बहुत पैसे लगाए, तो दोनों का पैमाना एक नहीं हो सकता। तो कैटेगरी वाइज एक तो सब्सिडी होनी चाहिए, और दूसरी बात यह है कि अगर गवर्नमेंट एक ऐसा कोशिश करे कि कम से हर साल आजकल 10-12 फिल्में बन रही हैं कि टॉप 2-3 फिल्मों को, जो अच्छी फिल्में अच्छे तरीके से मेकिंग हुई है, उनको अच्छे उद्देश्य से बनाया गया, अगर सरकार उनको कैश अवार्ड देती है हर साल, सब्सिडी में वो करोड़ों बांट रही है आज की तारीख में, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सब्सिडी के लिए कोई भी ख़राब फिल्म है, प्रोड्यूसर को फिल्म बनानी है सर, उसे मतलब नहीं हो कि इस क्वालिटी बन रही। पर अगर वो सिर्फ जैसे एक अच्छी फिल्म को 10 लाख, एक सेकंड रनर को 7 लाख और एक थोड़ा थर्ड रनर को सपोज 5 लाख, तो सिर्फ 20-25 लाख का कैश टोटल अवार्ड अगर अनाउंस करे, और कुछ एक्टर्स के लिए, कुछ अपने टेक्नीशियंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 लाख लगेंगे। साल के 40-50 लाख रुपए लगाकर सरकार एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर सकती है कि अब क्या होगा, हर एक्टर जो कोशिश कर रहा है उस कैश अवार्ड के लिए बेटर एक्टिंग ट्राई करेगा, हर टेक्नीशियन बेटर परफॉर्म करेगा, उसको वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेगा। और कोई भी प्रोड्यूसर अब अपने डायरेक्टर से सिर्फ फिल्म नहीं मांग रहा होगा कि सब्सिडी के लिए चाहिए, अब वो कहेगा ये अवार्ड भी चाहिए, तो वो अच्छी कोशिश करेगा और फिल्मों का स्तर अपने आप उठ जाएगा। सर,
कुछ सालों से देखा गया है कि उत्तराखंड एक फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभरा है। काफ़ी सारी बड़ी फिल्में यहाँ शूट हुई हैं, वेब सीरीज़ अक्सर होती रहती हैं। तो क्या लगता है कितना पोटेंशियल है? नहीं, पोटेंशियल हमेशा 80s में रामतेरी गंगा मैली बनी थी, तब से यहाँ बनता आ रहा है। लेकिन अभी उत्तराखंड बनने के बाद और स्पेशली 2004 के बाद काफ़ी यहाँ एक तरह का मोमेंटम आया है फिल्मों शूट होने का। वेब सीरीज़ आ रही है, साउथ की भी आ रही है। लेकिन अभी भी दो बड़ी दिक्कतें हैं। गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसी यूनिट नहीं है जो लोगों को बताए, जो मार्केटिंग करते हुए मुंबई में भी और साउथ में भी, कि ये लोकेशंस हैं जहां हम ये फैसिलिटीज़ दे सकते हैं आपको वहां तक पहुंचाने के लिए, वहां ठहरने के लिए। सरकार की तरफ से उस तरह की एक तो गाइड लाइन या कोई बुकलेट उस वे में है ही नहीं, कुछ भी तैयारी इस तरह की है ही नहीं। एक तो वो बड़ी दिक्कत है, और दूसरी बड़ी दिक्कत ये है कि अभी भी इन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए सब्सिडी रखी है। तो बहुत से जो 90% फिल्में हिंदी में जो बन रही हैं वो सिर्फ उस सब्सिडी के लिए बन रही हैं। तो उसके लिए प्रॉपर उनके तरीके नहीं हैं कि जैसे सिस्टम बन सकता है कि आप जैसे सपोज उत्तराखंड में उन्होंने कहा है कि 70% शूट होनी चाहिए। अब 2 कमरों में किसी ने शूट कर दी फिल्म और उत्तराखंड में शूट की, तो उसको किस लिए सब्सिडी मिलनी चाहिए? एक पहला सवाल होता है। उसको 2 कमरे अंदर से दिखाने के लिए? हमें तो हमारी लोकेशंस, हमारे कुछ ऐसी चीज़ें जो एक्सप्लोर हो हम उसके लिए दिखा सकते हैं। दूसरी दिक्कत यह है कि वो फिल्म उन्होंने सिर्फ देहरादून के या दिल्ली के एक हॉल में लगा दी, एक बार बात ख़त्म, या 8-10 जगह, उसको लोगों ने देखा नहीं। तो आपने सब्सिडी क्यों देनी है उसे? जिस फिल्म आपका उद्देश्य तो आपका स्टेट, आपकी जो लोकेशंस हैं वो दुनिया में एक्सप्लोर हो। लेकिन अगर वो हो ही नहीं रहा है, या तो वो दिखाई नहीं उन्होंने, यार दिखाई है तो लोग ही देख रहे नहीं आए, तो उसके मानक होने चाहिए कि वो फिल्म को हम सब्सिडी देंगे जो कम से कम इतने हफ्ते चल रही होगी, इतने ऑडियंस उसे देख रही होगी। अदरवाइज आप किस बात का पैसा दे रहे हो? तो उत्तराखंडी फिल्म जगत को उठाने के लिए सर क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? मैंने कहा सरकार ही कर सकती है, और हम सब मिलकर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। सरकार इसमें में कर सकती थी कि अगर सरकार, जो मैंने पहले भी कहा, अगर उस अवार्ड फंक्शन को करती है कि अच्छी फिल्मों को कैश अवार्ड देती है, तो ऑब्वियसली हर वो प्रोड्यूसर जो पैसा लगा रहा है वो एक अच्छे डायरेक्टर को ढूंढेगा, या जो लोग काम कर रहे हैं वो कोशिश करेंगे समझने की क्या कमी थी हमारी, इसमें हम क्या नहीं कर पाए। अभी तक क्या है कि हर आदमी अपनी फिल्म को अच्छी बता रहा है। यहाँ 1.5 करोड़ की फिल्म आई है और वो 2 दिन से ज़्यादा नहीं चली हैं। हाल ही में एक कुमाऊनी फिल्म भी आई थी, अभी एक गढ़वाली फिल्म आई जिसमें क्लेम किया गया कि 1.25 करोड़ रुपये लगाया, लेकिन उसे लोगों ने बिल्कुल पसंद नहीं किया, क्योंकि अल्टीमेटली जो डायरेक्ट कर रहा है उसको ABCD सिनेमा की नहीं आती, और लेकिन वो ये इसे एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। आप सपोज मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मैं कब सीखूंगा? अगर मैं मानूंगा मुझे इंग्लिश आती है तो सीखूंगा ही नहीं, अगर मैं मानूंगा मुझे नहीं आती तभी तो सीखूंगा। तो हमारे यहाँ ये भी बड़ी दिक्कत हो रही है कि जो फिल्में बना रहे हैं वो सीखना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते, उन्हें नहीं आता है। जब आप अपनी पहली फिल्म शूट कर रहे थे सर, आपको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ी थी? नहीं, जो वो नॉर्मल दिक्कतें होती हैं वो आज भी हैं, आज भी बरकरार आज है, भी जबकि हैं। ये कहा जाता है कि फिल्म नीति बनने के बाद काफ़ी रियायतें मिली हैं फिल्म शूटिंग के बाद। तो नहीं, वो शूटिंग्स के लिए नहीं है, वो रियायतें सिर्फ है कि हम अगर फिल्म बनाते हैं और हम उसको वहाँ सब्सिडी के लिए अप्लाई करें तो उसके लिए। उत्तराखंड का जो रीजनल सिनेमा है वो अदर स्टेट्स से अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी कमज़ोर है। तो सर क्या लगता है क्यों कमज़ोर अभी भी है, क्या दिक्कतें हैं इसमें? 3 बड़ी वजह है उसके। सबसे पहला है कि पहली फिल्म से आज तक 99% फिल्मों में जिसका बैटे वही बैटिंग करेगा वाला रहा, कि जो बना रहा है फिल्म उसमें खर्च कर रहा है वही उसमें एक्टर बनेगा। पहली फिल्म में भी ऐसा था, और बाद के दौर में तो ये हो गया कि वो डायरेक्ट भी वही करेगा, लिखेंगे भी वही, जिसके हाथ में फंडिंग है जिस भी तरीके से जो बना रहा है। और तो रिज़ल्ट ये निकला कि बिना सीखे लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, बिना सीखे लिखना भी इसमें एक बहुत बड़ी टेक्निकल विधा है जिसकी एक पूरी ट्रेनिंग होती है, जो किसी इंस्टीट्यूट में नहीं, एक अच्छे
आप डायरेक्टर्स के साथ कर रहे हो, आप अच्छी इंडस्ट्री जैसे बॉलीवुड में या साउथ में आप कर रहे हो, तो आप स्क्रीन प्ले सीखते हो, आप कैमरा वर्क सीखते हो, आप डायरेक्शन सीखते हो। हमारे यहाँ काम करने वाले 99% टेक्नीशियन और राइटर, मतलब उसकी अगर A to Z कहें हम तो A भी नहीं जानते, सिनेमा की वर्णमाला का क ख भी नहीं जानते, उन्हें साधारण से बेसिक्स नहीं पता है, उनको सब्जेक्ट स्टैब्लिश करना नहीं आता। पहला पॉइंट है कि ट्रेंड ही नहीं है, जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ट्रेंड ही नहीं है। तो जब ट्रेंड नहीं होंगे तो वो क्या बनाएंगे। ये बिल्कुल ऐसा है कि सपोज़ आप एक घर बनाने के लिए किसी ऐसे कारीगर को 1 करोड़ रुपए दे दो जिसको ये ही नहीं पता कि सीमेंट और रेत का रेशो 6:1 होता है, तो उसे 1 करोड़ दो या 10 करोड़ दो, बिल्डिंग वो जो भी बनाएगा वो गिरेगी। तो इसलिए सिनेमा हमारा खड़ा होने से पहले ही गिर गया, जो सबसे बड़ी हमारी दिक्कत है और अब तक गिरता जा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम है हमारी जो साइज़ ऑफ कम्युनिटी। हमारी कम्युनिटी का साइज़ कम है, लगभग 40-50 लाख लोग हैं, वो भी छितरे हुए हैं, उनके हमारे अपने शहर नहीं हैं। देहरादून है जिसे हम कह सकते हैं कि लगभग 60% गढ़वाली होंगे, अदरवाइज़ हमारे शहर नहीं हैं। सिनेमा तभी बढ़ेगा यदि हमारे पहाड़ी शहर होंगे, कैपेबल पहाड़ी शहर, और उनमें सिनेमा हॉल भी होगा जब शहर होंगे। हमारे यहाँ कैपेबल पहाड़ी शहर नहीं है। और तीसरी वजह है कि सिंगल स्क्रीन सिनेमा ख़त्म हो चुका है, और उसके कारण क्या हुआ कि हमारे सिनेमा हॉल होते थे, पौड़ी में था, रुद्रप्रयाग में 3 सिनेमा हॉल होते थे, कर्णप्रयाग में होता था, हमारे टिहरी में सिनेमा हॉल होता था, हमारे श्रीनगर में सिनेमा हॉल होता था, जोशीमठ में सिनेमा हॉल होता था, और ये सब खत्म हो चुके हैं। तो ये 3 बड़े चीज़ें हैं कि जिसके कारण सिनेमा खड़े होने से पहले ही ख़त्म हो गया। दूसरों से ज़्यादा कंपैरिजन की बात है वो होती है उस सिनेमा की जो खड़ा हो चुका है। आप उसको कंपेयर करोगे ना, अब बच्चे से तो कंपेयर करो, तो यहाँ बच्चा भले ही आज सर 81 से आज अगर देखा जाए तो 42 साल हो गए गढ़वाली सिनेमा को या उत्तराखंडी सिनेमा को, पर दिक्कत यह है कि उस बच्चे को चलना सिखाया ही नहीं गया, उसको हमेशा घुटनों के बल ही चलते रहने के लिए कहा गया। उसके पालन करता जो थे उन लोगों को पता ही नहीं था कि बच्चे को कैसे चलाना है। तो बेसिक वजह है, और सबसे बड़ी वजह वही कहा मैंने, ट्रेंड नहीं है लोग। और जब तक ट्रेंड, इवन जो इसमें काम कर रहे हैं एल्बम्स में भी, वो ट्रेंड नहीं है, उनको सिनेमा की समझ नहीं है। सर, एक लंबे गैप के बाद जो है अब उत्तराखंडी फिल्म जगत जो है वो अब उठने लगा है, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार फिल्में बन रही हैं। तो सर क्या लगता है कि कितना स्टोरी पे काम करने की ज़रूरत है, सब्जेक्ट पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार जो फिल्में बन रही है, पहाड़ के पलायन, बेरोज़गारी, नशा, इन सब पे बन रही है और दर्शक देख भी रहे हैं, लेकिन अभी भी सिनेमा कितना कंटेम्प्रेरी होना ज़रूरी है सर, इसमें क्या कहेंगे? अगेन मैंने कहा कि वो भले ही सब्जेक्ट उठाते हैं, जो भी हम फिल्में बहुत बन रही हैं, पर एक तो उनमें से 90% जो है वो सन 70 के फार्मूला सिनेमा से बाहर नहीं। सन 70 में हिंदी फिल्मों में फार्मूला फिल्में होती थी 70 to 80 के बीच में, कि कोई ज़मींदार टाइप होगा या कोई विलेन होगा, एक हीरो हीरोइन का रोमांस होगा, उनके बीच में विलेन आएगा, गाँव की में कुछ छेड़छाड़ हो रही होगी तो हीरो लड़कियों को बचाएगा, पीटे। ये सन 70-80 का सिनेमा होता था। अगर आप देखोगे तो वो सिनेमा बॉलीवुड में भी रहा नहीं एक तो, और बॉलीवुड में जो बचा खुचा है वो तो लोग बॉलीवुड की फिल्में भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आज की तारीख में। बॉलीवुड का भी बहुत बहिष्कार हो रहा है। तो बॉलीवुड की फिल्मों को उन फार्मूला फिल्मों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो हमारा सिनेमा क्या चीज़ है। हमारे क्या दिक्कत हो रहा है कि कहानी पे काम ही नहीं होता, और कहानी पे काम नहीं होने की 2 बड़ी वजह। पहली तो सीखा नहीं है। चलो सीखने के लिए तो आपको कहीं जाना पड़ता, और आपको किसी गुरु के पास जाना पड़ता, कहीं मेहनत करनी पड़ती। उससे भी बड़ी बात दूसरी चीज़ है, सोच नहीं है। हमारी सोच क्या है, जैसे हमारे उत्तराखंड की गांव है, मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर हमारे गढ़वाली फिल्म का मतलब होता है कि हम उन गाँवों को दिखा रहे होते हैं, लोग उन्हीं को देखना चाहते हैं, समाज को देखना चाहते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ क्या पनघट पे जाती हुई लड़कियों को छेड़ सकता है गाँव में? नहीं। हमारे यहाँ गुलबन पहन के सोने का महिलाएँ 8-8 किलोमीटर दूर जंगल में जाती हैं घास लेने के लिए, उनके साथ कोई घटना नहीं होती। पिछले 200-400 सालों के इतिहास में हुआ ही नहीं कुछ, इसीलिए आज भी जाती हैं। मैं अभी नानी के यहाँ जा रखा था, तो नानी के यहाँ सब खेत पे गए हुए, और खेत कितनी दूर के दिखते नहीं थे घर से, और घर में दरवाजे खुले हुए थे, कोई ताला नहीं।
अभी भी पहाड़ में अधिकतर जगह ताला तभी लगाते हैं अगर वो बाहर जा रहे हैं दूर। अगर वो गांव के आसपास जा रहे हैं, दूसरे गांव आसपास के गांव में जा रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, वो नहीं लगाते। लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर आप फिल्में देखोगे हमारी, वो बता रहे हैं कि पनघट में पानी लेने लड़की जा रही है पंधरे में, उसको छेड़ा जा रहा है, कोई घास लेने जा रही है उसके साथ रेप हो रहा है, या इस तरीके का। ये हमारे उल्टा होता है हमेशा। तो हमारे विषय जो हैं वो कहानी कोई तब अच्छी लिखेगा ना, वो सोच से, उसकी सोच क्या है, तो वो ये सोच ही नहीं रहे कि वो सोचते सिनेमा का अर्थ यही होता है। तो हमारे यहाँ यथार्थवादी सिनेमा है ही नहीं। वो कंटेम्प्रेरी सिनेमा तभी तो खड़ा होगा जब वो सोच अच्छी होगी, उसे समझ में आएगा कि नहीं, हमारी कहानियाँ ये है जो हमारे यहाँ चल रहा है, हमारे बच्चे स्ट्रगल कर। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ से बर्तन मांजने गए रेस्टोरेंट में, और 6 महीना भी बर्तन नहीं मांजा होगा, और 7-8 साल बाद उनके किसी का न्यूजीलैंड में, किसी का ऑस्ट्रेलिया में, किसी का लंदन में 15-15 रेस्टोरेंट्स हैं। वो कहानियाँ सिनेमा में नहीं आती है। तो हमारे लोगों ने बहुत राइज किया, वो कहानियाँ नहीं आती हैं। हमारे यहाँ हमेशा सन 70 की फार्मूला फिल्में आती हैं। तो कंटेम्प्रेरी सिनेमा कैसे खड़ा होगा? तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो गांव की असलियत को बोला जाता है कि फिल्मों में दिखा रहे हैं, वो उससे उलट है। हाँ बिल्कुल, आप देख लीजिए। सर, जैसे कि अब बात करते हैं उत्तराखंड की बात है तो संस्कृति की बात भी होगी। तो जिम्मा उठाया, बोला जाता है कि कलाकारों का जिम्मा है, लोक गायक का, लोक गायिकाओं का, फिल्मकारों का, कि संस्कृति को बचाने, संजोने और प्रचार प्रसार करने का जिम्मा उनका है। तो सर, क्या लगता है सरकार उनकी जिस तरीके से उनकी मदद होनी चाहिए, कर रही है उनकी मदद? नहीं, सरकार तो कहूँगी ये ज़रूर है कि अभी फिल्म परिषद उन्होंने जो बनाई है, जो उसमें अभी सरकारी अधिकारी बैठे हैं, उन्होंने पहले से तो कई चीज़ें अच्छी की हैं, उन्होंने कोशिश की है। पर उसमें सिर्फ ये शिकायत है कि वो आज तक उन्होंने बीइंग एज ए फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, मुझे कभी नहीं बुलाया कि सर आपका इतना तजुर्बा है, हमें बताओ क्या दिक्कत है। वो सारे डिसीज़न खुद लेते हैं, या फिर नुमाइंदों के नाम पर ऐसे लोगों को लेते हैं कि जो लास्ट में फिर यही शिकायत करते हैं कि अभी हमने उतना सीखा नहीं है, या हमारे। तो दिक्कत क्या है कि वो हमसे बात नहीं करते, उन्हें इवन उनकी जानकारी में भी नहीं है कि कौन है जो सच में फिल्म बनाना जानते हैं, कौन है जिनको सच में फिल्मों की समझ है, किन की फिल्में समाज पसंद भी करता है, समाज में चलती भी हैं। और इसे इस वे में भी लूँगा जो आपने लाइन बोली कि ये बहुत बड़ी बात मैं कहता हूँ, बहुत कम लोग इस बात को कहते हैं कि हमारे भारत हो या विदेश हो, दुनिया में वो जिस भाषा का सिनेमा जितना मजबूत है, वो भाषा उतनी मजबूत है। जैसे इंग्लिश अगर दुनिया की सबसे बड़ी लैंग्वेज है, तो हॉलीवुड सबसे बड़ी सिनेमा इंडस्ट्री है। भारत में अगर हिंदी सबसे बड़ी भाषा है, तो भारत का बॉलीवुड सबसे बड़ा है। लेकिन मैं कुछ रीजनल सिनेमा के आंकड़े अगर बताऊं, तो जैसे बांग्ला है, भारत में बांग्ला के 10 करोड़ से 11-12 करोड़ लोग बोलने वाले हैं, और बांग्लादेश को भी जोड़ लूँ तो 25-30 करोड़ लोग बोलने वाले हैं, 30 करोड़ के आसपास लोग बोलने वाले हैं। लेकिन भारत में बांग्ला से भी ज़्यादा मजबूत स्थिति तमिल और तेलुगु की है, क्योंकि तमिल और तेलुगु का सिनेमा बांग्ला से ज़्यादा मजबूत है। जबकि तमिल के सिर्फ 8 करोड़ लोग बोलने वाले हैं, और तेलुगु के सिर्फ 9 करोड़ लोग बोलने वाले हैं। लेकिन वो इवन बांग्ला और अब हिंदी को टक्कर दे रहे हैं सिनेमा के दम पे। तो हम आज उनके कई कल्चर्स को जानते हैं बिकॉज ऑफ उनके सिनेमा। तो असली चीज़ है कि जिस भाषा का सिनेमा जितना मजबूत होगा, वो भाषा उतनी मजबूत होगी। और अभी भी ख़राब भी फिल्में चाहे बन रही हों, लेकिन तब भी भाषा की कहीं ना कहीं इज्जत बढ़ती है कि भाई इस भाषा में इतनी फिल्में, आंकड़ों से ही फ़र्क पड़ जाता है। कल हम कहीं से बहस करें हमारी फिल्में, तो ये प्रूफ होता है। अभी जैसे बेंगलोर में मेरी फिल्म लगी, बेंगलोर और हैदराबाद में हमारी मेरू गाँव एक फिल्म आई, वो लगी। तो वहाँ से मुझे 1-2 लोगों ने फ़ोन किया, दोनों जगह से, और उन्होंने कहा कि हमें बड़ा फ़ख्र हुआ कि हम अपने बच्चों को हॉल में ये बोलकर ले गए कि यहाँ सिर्फ तमिल और तेलुगु नहीं चलती। देखो हमारी भाषा इतनी मजबूत ज़रूर है कि हमारी फिल्म इस बड़े मल्टीप्लेक्स में लगी हुई है। तो उस वे में सरकार ने कुछ किया है, थोड़ा और ट्राई करे तो सिनेमा बचेगा भी, बढ़ेगा भी। सर, जैसे कि बात होती है कलाकारों के चुनने में काफ़ी ज़्यादा आरोप लगते हैं संस्कृति विभाग पर।
कि कलाकारों के साथ पक्षपात होता है, ढूलमुल रवैया है, सर उस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, संस्कृति विभाग तो हमेशा सरकारी अमले की तरह ही चला है। वहाँ सरकारी परिभाषा के हिसाब से जो कलाकार है बस वही कलाकार है। जो कलाकार है वो कलाकार नहीं है। जो उसके कागज़ों में जिसने वो कर लिया वो कलाकार है। वो ये उम्मीद करते हैं कि कोई भी कलाकार जाएगा वहाँ रजिस्ट्रेशन कराएगा, वहाँ वो कराएगा, उनके यहाँ 10 बार हाथ जोड़ेगा तो जाकर वो कलाकार है। जबकि कला बहुत व्यापक है, बहुत दूर फैली है। तो जबकि किसी भी विभाग का फ़र्ज़ है कि अगर उसे मालूम है कि एक बड़ा कलाकार है, वो ये जानता है संस्कृति के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये करता है, तो उनको उनके साथ टाई अप करके कुछ चीज़ें करनी चाहिए। जैसे वो इनके साथ करते हैं, जब उनके लिए अपना जो खेर है, कैलाश खेर, वो कलाकार हो जाता है उनके लिए। उसने तो रजिस्ट्रेशन नहीं कराया यहाँ के, तो बॉलीवुड के कलाकार उनके लिए कलाकार हो जाते हैं क्योंकि वो बड़े नाम हैं। लेकिन उत्तराखंड में कोई भी कर रहा है तो वो घर की मुर्गी दाल बराबर। तो वो उनके लिए वही कलाकार है जो उनके लिए 1200 या 1400 रुपये पर डे के हिसाब से उसने रजिस्ट्रेशन करा रखा है उनके यहाँ, और भीख मांग रहा है कि मेरे शो कराओ। अदरवाइज़ उनके लिए और कोई कलाकार नहीं है। हाल ही में अभी जो संस्कृति विभाग का निनाद कार्यक्रम था वो विवादों का केंद्र बना कि वहाँ पर जो कलाकारों का चयन हुआ है वो उसमें भी क्षेत्रवाद हुआ है, ये आरोप लगे हैं। तो क्या लगता है आपको अक्सर ऐसा होता है? अक्सर नहीं, हमेशा ऐसा होता है। पहली बात तो उन्होंने एक बहुत ही दूर बीहड़ में एक वो बना दिया, जो हमारा एक तरह का ऑडिटोरियम है जहाँ किसने जाना। आप मतलब आपका पर्पज़ होना चाहिए ना, आप सिर्फ पैसे खर्च करने के लिए थोड़ी ना बनाओगे। तो उन्होंने वहाँ वो बना दिया। ऐसे ही फिल्म सिटी अनाउंस की गई है पिथौरागढ़ में, जहाँ कोई कुमाऊनी भी फिल्म बनाने नहीं जाने वाला है, तो हमें छोड़ो। तो ऐसी संस्कृति विभाग ने यहाँ ऑडिटोरियम बना रखा है। और उसके बाद उन्होंने निनाद में जिस तरह की उन्होंने हमेशा क्या है, उनके लिए कलाकार अगेन कौन है, वो बॉलीवुड से जो आ रहा है, जिसने जैसे मैं बॉलीवुड में था, चूँकि मैं छोड़ आया तो मेरी उनके लिए कोई हैसियत नहीं, मैंने छोड़ दिया। मैं वहीं बैठा रहता, बड़ी इज्जत से मुझे बुला रहे होते। तो उनके लिए जो बॉलीवुड में है, जिसका स्टारडम है, वही कलाकार है, उनके लिए ज़्यादा इज्जत है। जो अपनी भाषा के लिए मर खप रहे हैं उनके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और इस निनाद में भी उन्होंने अपनी भाषा से रिलेटेड वालों को किसी ने बुलाया। मुझे तो अखबारों से पता लगा जैसे कि कोई प्रोग्राम चल रहा है, और अधिकतर बड़े कलाकारों को उन्होंने नहीं पूछा। तो क्या कमी लगती है आपको, इस तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं और कलाकारों को ही नहीं पूछा जाता? तो नहीं, वो सरकार ऐसे ही चलती रही है। सरकारें ऐसी चलती रही जब तक कोई बड़ा व्यापक विरोध नहीं होगा, बड़ी आवाज़ नहीं उठेगी, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। संस्कृति विभाग हमेशा एक सफ़ेद हाथी है, उसको संस्कृति के अलावा हर चीज़ से लेना देना है। तो बाकी संस्कृति के नाम पे उसने कुछ कलाकारों को खुश करने के लिए बस कुछ शोज़ उनके लगा देने हैं अरे गरे रेट्स पर, बस उसका काम खत्म हो गया। करोड़ों रुपए उसने किन के लिए लगाने वो कैलाश खेर से लेके जो ये जिस तरह से उन्होंने निनाद से हासिल किया हो, बताएं जरा, क्या हासिल किया उन्होंने? करोड़ों रुपए लगाए होंगे। प्रसून जोशी से लेके कईयों को बुलाया, वो क्या दे गए यहाँ? और अब तक उन्होंने उनमें से कई पहाड़ी मूल के थे, उन्होंने आज तक दिया क्या इस स्टेट को? जिन्होंने दिया उन्होंने पूछा क्या? जो बॉलीवुड छोड़ के यहाँ के करने की कोशिश करे उन्होंने कभी नहीं पूछा। इवन संस्कृति विभाग या सूचना नाम भी नहीं जानता उनका, जानते ही नहीं जी। सर आपकी जो आने वाली प्रोजेक्ट्स हैं सर, वो क्या क्या होंगे? अभी आप किस पे काम कर रहे हैं? मेरी एक मर्डर मिस्ट्री आ रही है जो उम्मीद है अगस्त या सितंबर में रिलीज़ हो जाएगी, अजान के नाम से। और उसके बाद एक बहुत पॉपुलर फिल्म थी मेरी कमली, तो उसका सेकंड पार्ट बन रहा है जो आधा बन चुका है। वो भी दिवाली के आसपास उम्मीद है वो रिलीज होगी। तो फिलहाल ये 2 फिल्में चल रही हैं। सर आपको कितना ज़रूरी लगता है कि जैसे जो फिल्म उत्तराखंड में बन रही है उसे बाहर भी दिखाया जाए, उससे कितना ज़रूरी समझते हैं आप इसे, और किस तरीके से सरकार इसमें मदद करे? क्योंकि हमने बनाई, हमने नहीं, वो उसमें अगेन क्या कि सरकार ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। सरकार ये कोशिश कर सकती है कि क्वालिटी फिल्में बने। क्वालिटी फिल्म बनेगी तो बाहर उसको जगह मिल जाएगी अपने आप। तो क्वालिटी फिल्में ही नहीं बनती तो बाहर कैसे जाएगी? हम सिर्फ हमारा जो प्रवासी बाहर है, हम सिर्फ उनके लिए ले जाते हैं। बल्कि हमारे तो कमाल है कि 10 फिल्में बन रही हैं तो उनमें से 9 वहाँ नहीं जा रही है। जैसे मैंने कहा ना कि हमारे बेंगलोर में लगभग 40,000 लोग हैं, हैदराबाद में 20-25,000 लोग हैं, मुंबई में 4-5 लाख लोग हैं। लेकिन मुंबई में मेरूगो जब फिल्म लगी तो कहा गया 20 साल बाद कोई गढ़वाली फिल्म आई। बेंगलोर हैदराबाद में पहली बार कोई फिल्म आई। बेटी बारी के बाद लगभग ये समझ लीजिए कि 30 साल बाद कोई फिल्म
लखनऊ में लगी, तो हमारे यहाँ प्रवासी गढ़वालियों के लिए जो हमारी फिल्म बन रही है वो ही नहीं जा रही। बाकी की क्या बात करूँ मैं, तो बाकियों के लिए तो छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ जब तक क्वालिटी फिल्म्स नहीं बनेगी और सिनेमा प्रॉफिटेबल नहीं होगा तब तक ये उम्मीद भी करना बेकार है। एक बड़ा जुआ माना जाता है उत्तराखंडी अगर फिल्म जगत में कोई घुसता है सर, क्योंकि जितना लगाया उतना आपको मिलेगा भी नहीं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, दो ही तरह के लोग उसमें घुसते हैं। एक जो सच में बावले होते हैं अपने कल्चर या अपनी भाषा के लिए या किसी और कारण से, और या जिनकी रेंज ही वहाँ तक है वो आगे जा ही नहीं सकते थे, तो अब यही करेंगे क्योंकि थोड़ा बहुत 100-20 में उन्हें रहना है तो इसलिए करेंगे। तो क्या कहूँ, वो उसमें या तो कोई दीवाना ही जाएगा जिसका अपनी लैंग्वेज से, अपने कल्चर से, अपने स्टेट से बहुत प्यार है, या जो जिसकी रेंज ही वहाँ तक है। सर आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में किन सामाजिक मुद्दों पे या किन मुद्दों पे फिल्म बननी ज़रूरी है? बहुत से हैं। मैंने तो लगभग 10-12 फिल्में बनाई हैं जिनमें कुछ यूट्यूब के लिए और कुछ अपने सिनेमा हॉल्स के लिए। हर चीज़ इश्यूज़ पे रही है, लेकिन सबसे बड़े 2-3 ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे अभी भी काम हो सकता है। विलेज, वहाँ चूँकि हमारी बहुत लैंड है, हम जो उसे छोड़ते हैं तो हम अपनी वेल्थ छोड़ के आते हैं। उस जबकि ये माना जाता है इकोनॉमिक्स में वेल्थ से वेल्थ क्रिएट की जाती है और हम सबकी एकड़ों लैंड वहाँ है। तो मैं मानता हूँ कि उस लैंड का प्रॉपर यूज करके हम वेल्थ बना सकें, इसी आइडिया पर मुझे लगता है 10-15 फिल्में बन सकती हैं। तो ऐसे कई इस तरह के या पॉलिटिकल कुछ इशू है कि पहाड़ी आइडेंटिटी लगातार खतरे में पड़ती जा रही है, स्पेशली उत्तराखंड में अगर कहूँ, उस आइडेंटिटी पर फिल्में बन सकती हैं। हमारी लैंग्वेज खतरे में है, उस पर फिल्म बन सकती है। तो ये ऐसे कई चीज़ें हैं जिन पर बहुत सब्जेक्ट्स अभी बाकी हैं, 1000 सब्जेक्ट्स। सर आपने जैसे उत्तराखंडी बोली भाषा को बचाने के लिए आपने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म आपने जो लॉन्च किया है अम्बेसी ने वो ज़रूरी है, तो सर उसके बारे में बताइए। नहीं, वो काफ़ी मेरा मानना है अभी भी कि अगर सिनेमा यहाँ खड़ा हो सकता है तो ऐसे किसी OTT प्लेटफॉर्म के कामयाब होने के बाद, मेरा भी कामयाब नहीं हुआ है, वो चल रहा है, वो बढ़ रहा है आगे। अभी हाल ही में उसमें मेरू गाँव फिल्म डाली थी हमने, और उसकी लेटेस्ट न्यूज़ है कि उसने 10 लाख का अब तक कलेक्शन किया है 1 महीने के अंदर। तो जिस दिन OTT से 30-40 लाख 50 लाख का कलेक्शन होने लग जाएगा, तो यानी किसी की भी हिम्मत हो जाएगी कि 40 लाख में फिल्म में लगा दो, कि अगर हॉल से नहीं आया तो यहाँ से आ जाएगा। तो वो अभी खड़ा हो रहा है। जब तक 1-1.5 लाख कमिटेड मेरे सब्सक्राइबर ना खड़े हों, ऐसे जैसे डाउनलोड तो 2 लाख से ज़्यादा है, लेकिन सब्सक्राइबर जो पे करके देखने की आदत डालें कि नहीं मुझे कुछ क्वालिटी देखना है तो पे भी करना होगा, तो तब तक वो सक्सेसफुल होगा नहीं। लेकिन हमारी इंडस्ट्री जिसे सिनेमा कहते हैं, गढ़वाली सिनेमा, इवन हमारी भाषा गढ़वाली हो या कुमाऊनी, उसे बचाने के लिए सबसे बड़ा जरिया आज की तारीख में मुझे जो लगता है वो है OTT प्लेटफॉर्म। अगर लोग साथ देंगे तो कामयाब होंगे। मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म ही एक वो जरिया है? हाँ, क्योंकि सिनेमा हॉल खड़ा करना मुश्किल है, आप हर शहर में नहीं खड़ा कर सकते, उसकी फिजिबिलिटी आसान नहीं है। लेकिन OTT क्या है कि आप हर मोबाइल तक आप उसकी रीच होगी, तो कोई भी आदमी थोड़ा सा पे करके अपने मोबाइल पर फिल्म को देख सकता है या मोबाइल के थ्रू टेलीविज़न पर देख सकता है, LED पर देख सकता है। तो लोगों तक आप पहुंच जाओ। लोगों का टाइम नहीं है कि वो आपके टाइम के साथ हॉल में तो एक निश्चित दिन लगेगी, निश्चित शो लगेगा, तो उसमें क्या किया आदमी ने थोड़ा अभी देखा, थोड़ा कभी देखा, तो OTT में आदमी आसानी से पे भी कर सकता है। एक तो उससे पेमेंट आती है, पे कर सकता है और जब मर्जी फ्री होकर देख सकता है। सर कितना मुश्किल होता है, फिल्म तो बन जाती है लेकिन सिनेमा में वो सिनेमा घर तक लगाने का जो सफ़र होता है वो कितना मुश्किल होता है? बहुत, कम से कम एक गढ़वाली फिल्म के लिए बहुत मुश्किल होता है। मतलब जितना खर्च में आप फिल्म बनाते हो उसके लगभग आधा आपको उसे हॉल तक लाने में करता है, और सभी हॉलों तक लाने में उतना ही और समझ लीजिए, क्योंकि हर हॉल तक वो पैसा देकर आती है फिल्म। तो पहले भी यही चुनौती होती थी? और बिल्कुल बिल्कुल, पहले भी यही चुनौती थी। कुछ एडवांटेज थे तब, कुछ डिसएडवांटेज थे। तब सिनेमा हॉल ज़्यादा थे लेकिन प्रिंट मुश्किल से 1-2 होते थे। आज प्रिंट आप कई जगह एक साथ चला सकते हो, लेकिन सिनेमा हॉल ही नहीं है, कहाँ चलाएं? तो तब भी दिक्कत थी, आज भी दिक्कत है। आपकी फिल्म कमली में प्राची पवार ने अभिनय किया था, वो आज काफ़ी फेमस हो चुके हैं। ऐसे और कोई एक्ट्रेस हैं जो फेमस हुई हैं, जो आगे बढ़ी हैं?
कई रहे हैं लेकिन बहुत लंबे टाइम के लिए बहुत कम आए हैं। वो एक फिल्म थी कभी तो होली सवेर, और उसके साथ लता मंगेशकर का मैंने उसके अलावा एक गीत भी शूट किया था उन पर। बीना रावत थी, काफ़ी टाइम तक उन्होंने एक्ट किया लेकिन फिर वो जल्दी ही छोड़ के चली गई। इस तरह से रहे। अभी गढ़वाली शोले में था एक, बहुत छोटी हाइट है उनकी, दीपक बंगवाल, तो काफ़ी पॉपुलर हुआ, उसके बाद काफ़ी जगह हुए। या हाल ही में पिछले 8-10 सालों से मेरे साथ जुड़े राकेश गौड़ जी, उन्होंने अब तक खुली रात फिल्म में थे और आज बहुत पॉपुलर है, जो मेरू गाँव में मेन एक्टर है, काफ़ी पॉपुलर है। ऐसे कई नाम हैं मतलब जो मेरे साथ जुड़े और पॉपुलर है, और लेकिन और फिल्मों में भी करते रहे, तो ऐसा सिर्फ मेरा क्रेडिट नहीं है उसमें। तो क्या लगता है कि मतलब गढ़वाली फिल्म में काम करके लोग आगे बढ़े हैं यहाँ से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सच है। इवन उर्वशी रौतेला ने भी गढ़वाली फिल्म में काम किया था। तो और 2-3 ऐसी एक्ट्रेस रही हैं, जो एक रिचा नोडियाल थी, उसने टीवी सीरियल की है, पहले यहाँ गढ़वाली फिल्म में की हैं। ऐसे कई हैं जो यहाँ से बेसिक सीख सकते हैं और फिर आगे गए हैं और जा सकते हैं बॉलीवुड में भी। या यहाँ पर भी अगर कहूँ तो कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो यहाँ से महीने का इतना कमा रहे हैं कि वो बहुत अच्छा अपना मील्स एंड बटर्स, ब्रेड एंड बटर कमा रहे हैं। सर, आपका बॉलीवुड का सफ़र कैसा रहा है? मैं सिर्फ 10 साल वहाँ था, जिसमें से 7 साल मैं एज असिस्टेंट स्ट्रगल कर रहा था और 3 साल मैं डायरेक्टर था। कई बड़ी फिल्मों में मैं असिस्टेंट रहा और कई बड़े सीरियल मैंने डायरेक्ट किए। तो वो इतना लंबा था नहीं, मैंने कहा मेरा लगाव था पहाड़ से, तो ये है कि कई बड़ी फिल्मों में मैं असिस्टेंट था, चीफ असिस्टेंट था, और कुछ बड़े सीरियल्स मैंने डायरेक्ट किए। तो कुछ ज़्यादा ऐसा खास मैं नहीं कहूँगा कि। आपको ज़्यादा काम बॉलीवुड में करने में मज़ा आया या पहाड़ में? नहीं, ऑब्वियसली वहाँ क्या होता है कि वहाँ एक प्रोफेशनल तरीका होता है, वहाँ सब अपना काम जानते हैं, तो ऑब्वियसली मज़ा कहें तो वही वहाँ ही आएगा। वहाँ हर चीज़ मुझे मेरा ही काम करना होता है, दूसरे का नहीं करना होता है, और वहाँ सब कुछ आपको वहाँ डिलीवर करना पड़ता है, अदरवाइज़ आपको किक आउट कर देंगे। तो ऑब्वियसली उस चैलेंज में हर दिन आपकी जॉब इनसिक्योर रहती है, क्योंकि आपने थोड़ा गलत किया तो आपकी जगह लेने के लिए 1 लाख लोग खड़े, तो उसमें ज़्यादा आनंद आता है। वहाँ रियल कंपटीशन है, क्योंकि वहाँ रियल अचीवमेंट्स हैं, यहाँ अचीवमेंट्स नहीं है तो कंपटीशन भी नहीं है। तो बावजूद उसके आप अभी भी अपने उत्तराखंडी सिनेमा को खड़ा नहीं। करने में लगे हैं? वजह मैंने कही कि मेरा अपनी भाषा से लगाव है, और कल मैं खुद से पूछूं कि मैंने गढ़वाली के लिए क्या किया, तो मुझे कम से कम लगे कि नहीं, मैं खुद को जवाब तो दे सकूं, मैं दूसरे को क्या बोलूँगा। तो मेरा शौक़ है, आप शौक की वजह से आपने मेरी भाषा मेरा शौक़ है। तो ये थे हमारे साथ अनुज जोशी जी, जिन्हें पहाड़ का प्रेम इन्हें मुंबई से सीधा उत्तराखंड ले आया, और ये अपनी बोली भाषा के लिए लगातार काम कर रहे हैं और फिल्मों के जरिए उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संवाद 365। आप संवाद 365 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करना ना भूलें, साथ ही लाइक और कमेंट जरूर करें।